नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। देश में फिर उठा नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील का मसला। सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम करेंगी नई अदालतें। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दूसरे मामलों को निपटाएंगे नए कोर्ट्स। भारत में डिजिटल बैंकों को बढ़ावा देने पर नीति आयोग का जोर। यूपीआई ट्रांजैक्शन के बढ़ते ग्राफ के मद्देनजर जारी हुआ डिस्कशन पेपर। पूरी तरह इंटरनेट सेवाओं से चलेंगे ये बैंक। अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर FAO ने जारी की रिपोर्ट। पैसों की कमी के चलते पूरा नहीं हो सकेगा टारगेट। अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोकना है प्रोजेक्ट का मकसद। मस्तिष्क विज्ञान के क्षेत्र में शोध के लिए प्रोजेक्ट स्वदेश हुआ लॉन्च। मस्तिष्क विज्ञान से जुड़े शोधकर्ताओं तक आसानी से पहुंचेगा डेटा। अलग अलग दिमागी बीमारियों पर शोध को एक मंच पर लाना है मकसद। और कश्मीर की नामदा क्राफ्ट को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार। कारीगरों के प्रशिक्षण पर भी रहेगा जोर। भेड़ के ऊन से बनने वाले कंबलों से जुड़ी है यह कला। प्रिय व्यूअर्स, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय PCS परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीम दृष्टि ने एक अलग YouTube चैनल दृष्टि PCS शुरू किया है। PCS परीक्षाओं के लिहाज से इस चैनल पर हम हर रोज अलग अलग राज्यों के करंट अफेयर्स से जुड़े प्रोग्राम अपलोड कर रहे हैं। साथ ही इस चैनल पर PCS परीक्षाओं में सफल हुए अभ्यर्थियों के मॉक इंटरव्यूज और पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों के डिस्कशन जैसे वीडियोज भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही हर राज्य के सिलेबस से जुड़े हुए डिस्कशंस भी इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। इन प्रोग्राम से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए हमारे PCS चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के मौके पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के गठन की बात एक बार फिर सामने रखी। उन्होंने सरकार से 11 साल पुराने इस प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की है। गौरतलब है कि देश के अलग अलग कोनों मसलन चेन्नई, मुंबई में NCA के गठन की बात लंबे समय से चल रही है। इन अदालतों का मकसद सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ते बोझ को कम करना है। NCA के समर्थकों के मुताबिक इन अदालतों में 15-15 जज होंगे और ये एक खास क्षेत्र से जुड़े अदालती मामले देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बीच के क्रम में इन अपीलीय अदालतों को रखा जा सकता है। इन अदालतों में उस खास क्षेत्र में आने वाले हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील की जा सकेगी और उनका फैसला अंतिम ही माना जाएगा। मिसाल के तौर पर चेन्नई में NCA की एक ब्रांच होगी जहां मद्रास हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट के फैसलों को चैलेंज किया जा सकेगा। नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में आने वाले रोजमर्रा के सिविल और आपराधिक मामलों को ट्रांसफर किया जाएगा। इससे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान और केंद्र राज्य विवाद से जुड़े मामलों को ही देखेगा। दूसरे देशों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में लगभग NCA जैसी ही व्यवस्था है। यहाँ इंग्लैंड और वेल्स में कोर्ट ऑफ अपील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरी बड़ी अदालत हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 1986 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील को बनाए जाने की सिफारिश की थी। हालांकि बाद के मुख्य न्यायाधीशों ने इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। दूसरी तरफ 2014 में केंद्र सरकार ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया था। संविधान की बात करें तो उसमें कहीं भी नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का जिक्र नहीं है। हालांकि अनुच्छेद 130 में कुछ ऐसी व्यवस्था है जिससे सुप्रीम कोर्ट पर मौजूदा बोझ कम हो सकता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही दिल्ली में या किसी और जगह हो सकेगी। ऐसी किसी भी जगह का चुनाव भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कर सकते हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क से जुड़े नियमों को लेकर संसद के चालू सत्र में एक संसदीय पैनल ने सरकार के सामने अपनी बात रखी है। मीडिया कवरेज में नैतिक मानकों पर 27वीं रिपोर्ट के जरिए पैनल ने कहा है कि सरकार को इन नियमों के तहत राष्ट्र विरोधी सोच को अच्छे से परिभाषित करना चाहिए। शशि थरूर की अगुवाई वाले इस पैनल का मानना है कि अगर इस शब्दावली को हम सही से परिभाषित करेंगे तो निजी चैनलों के साथ होने वाले अन्याय को रोका जा सकेगा। चूंकि इस शब्द की सही व्याख्या मौजूद नहीं है, इसलिए कुछ प्राइवेट चैनल्स प्रताड़ित होते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने साफ किया है कि एंटी नेशनल को ऐसे रवैये के तौर पर ही देखा जाता है जो राष्ट्र या राष्ट्रहित के खिलाफ हों। आपको बता दें कि 1994 में केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। हालांकि 1995 में बने एक एक्ट के जरिए इस अध्यादेश को खत्म कर दिया गया था।
इसी एक्ट के जरिए देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क्स के संचालन को रेगुलेट किया जाता है। कानून के मुताबिक केंद्र सरकार देश की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, संप्रभुता को देखते हुए केबल नेटवर्क्स पर रोक लगा सकती है। 1994 में सरकार ने इसी कानून के तहत कुछ नियम जारी किए थे, जिस पर पैनल ने अभी अपनी बात सामने रखी है। इन नियमों के मुताबिक केबल सर्विस पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर हो या वो राष्ट्र विरोधी सोच को बढ़ावा देता हो। इसके अलावा मित्र देशों की आलोचना, किसी धर्म के मामले में कहे गए आपत्तिजनक शब्दों या सांप्रदायिक सोच को भी इस प्रतिबंध का आधार बनाया जा सकता है। जब से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, तब से ज्यादातर क्षेत्रों में ऑनलाइन मोड को तरजीह दी जा रही है। इसे देखते हुए नीति आयोग ने न्याय व्यवस्था में भी ऑनलाइन सिस्टम लाने की पेशकश की है। आयोग ने पिछले दिनों ODR यानी ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को लेकर एक रिपोर्ट सामने रखी। देश के हर एक नागरिक तक न्याय की सही पहुंच के लिए रिपोर्ट में ODR पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट का नाम है डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, द ODR पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया। गौरतलब है कि इसी मुद्दे पर साल 2020 में जस्टिस AK सीकरी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी। नीति आयोग की यह रिपोर्ट उसी कमेटी के एक्शन प्लान पर आधारित है। ODR एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी के सहारे छोटे छोटे मामलों को सुलझाया जा सकता है। इसके लिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मसलन मध्यस्थता का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर मामलों को मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन के जरिए निपटाने की कोशिश होगी। नीति आयोग ने ODR के लिए पब्लिक कोर्ट सिस्टम और इसी तरह की दूसरी सुविधाओं को शामिल किए जाने की सिफारिश की है। इसे शुरू करने के संबंध में नीति आयोग का सबसे बड़ा मकसद अदालतों पर मौजूदा बोझ को कम करना है। आयोग ने ODR फ्रेमवर्क को अपनाने में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए त्रिस्तरीय उपायों को सुझाव दिया है। संरचना के स्तर पर हमें सबसे पहले डिजिटल साक्षरता और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा ताकि आसानी से ODR सेवाओं का लाभ उठाया जा सके। व्यावहारिक स्तर पर हमें ODR प्रक्रिया में मंत्रालयों और विभागों को शामिल करना होगा। वहीं रेगुलेशन के स्तर पर नीति आयोग ने ODR के मामले में एक नरम रुख अपनाने की बात कही है। इसमें भी हो सके तो ODR को सेल्फ रेगुलेशन की छूट दी जानी चाहिए। स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट पर पिछले दिनों कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने समीक्षा की। स्मार्ट सिटीज के संबंध में अक्टूबर में केंद्र ने 60 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया था। अब इसी विषय से जुड़े ICCC प्रोजेक्ट पर शहरी मामलों के मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया है। ICCC केंद्र के स्मार्ट सिटीज मिशन का हिस्सा है। इसके जरिए तमाम सरकारी प्राधिकरण को सिटी प्लानिंग से जुड़े अलग अलग आयामों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी। शुरुआत में इसमें केवल पावर सप्लाई, स्वच्छता, ट्रैफिक, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिटी कनेक्टिविटी और इंटरनेट जैसी सेवाओं को ही जोड़ा गया था। लेकिन अब सरकार इन सेंटर्स को गृह मंत्रालय के CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स से भी जोड़ना चाहती है। CCTNS सरकार के ई-गवर्नेंस प्लान के तहत एक प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत सरकार की मंशा एक ऐसे सिस्टम को विकसित करने की है जिससे पुलिसिया कार्रवाई को प्रभावी बनाया जा सके। इस प्रोजेक्ट में अपराध की जांच करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए IT आधारित एक ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है। CCTNS इससे पहले की स्कीम कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन की तरह ही है। आपको बता दें कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ICCC मॉडल को जल्द ही उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों के शहरों में शुरू करेगा। फिलहाल यह देश के 69 शहरों में लागू है। इनमें अगरतला, इंदौर और बड़ोदरा जैसे शहर शामिल हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन को केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू किया था। इस मिशन का मकसद ऐसे शहरों को प्रमोट करना है जो नागरिकों को न केवल बुनियादी सुविधाएं देते हैं बल्कि सतत पर्यावरण का भी ख्याल रखते हैं। एशिया और यूरोप में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ी पहल की है। यूरोपीय संघ ने पिछले दिनों ऐलान किया कि वह जल्द ही एक बड़े प्लान को सामने रखेगा। इस योजना में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से लगभग 300 बिलियन यूरो का निवेश जुटाने की कोशिश होगी। यूनियन ने फिलहाल इसे ग्लोबल गेटवे प्लान का नाम दिया है। इस प्लान के जरिए EU और वित्तीय संस्थानों के संसाधनों को एक जगह इकट्ठा करने की कवायद की गई है। EU के मुताबिक यह प्लान पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मजबूत करेगा, जिसके लिए 2021 से 2027 के बीच इन्वेस्टमेंट इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस इन्वेस्टमेंट में EU के कोष का इस्तेमाल नहीं होगा। आपको बता दें कि चीन अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए एशिया और दूसरे महाद्वीपों को आपस में जोड़ने में लगा है। इस पहल को ही पश्चिमी देश छोटे देशों में चीन के बढ़ते प्रभुत्व के नजरिए से देखते हैं।
लिहाजा इसे काउंटर करने के लिए ही जून में इंग्लैंड के कार्नवाल में संपन्न हुए G7 समिट में सदस्य देशों से एक योजना सामने रखने को कहा गया था। यूरोपियन यूनियन का ग्लोबल गेटवे प्लान इसी आम सहमति की दिशा में उठाया गया एक फैसला है। यह साफ कर दें कि EU के आधिकारिक दस्तावेज में चीन को काउंटर करने की किसी योजना का जिक्र नहीं है, लेकिन जानकार इसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ही जवाब मानकर चल रहे हैं। बेल्ट रोड इनिशिएटिव की शुरुआत राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2013 में की थी। इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के जरिए चीन की कोशिश एशिया के दूसरे देशों, यूरोप और अफ्रीका से उनकी कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। इस रोड मैप में चीन सड़क और समुद्री रूट का सहारा ले रहा है। नीति आयोग ने पिछले दिनों एक डिस्कशन पेपर जारी किया है जिसमें डिजिटल बैंक्स बनाए जाने की बात है। इस डिस्कशन पेपर को डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रेजिम फॉर इंडिया नाम दिया गया है। नीति आयोग का यह प्रस्ताव तब आया है जब कोविड के चलते अर्थव्यवस्था कुछ कमजोर है और दूसरी तरफ अहम भूमिका निभाने वाले MSME सेक्टर तक वित्त की पहुंच भी कम है। देश में आज 63 मिलियन MSME हैं जो देश की GDP में करीब 30% का योगदान देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में MSME सेक्टर की भूमिका 45%, जबकि निर्यात में इस सेक्टर की हिस्सेदारी 40% है। देश में UPI ट्रांजैक्शन और आधार ऑथेंटिकेशन के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए ही नीति आयोग ने डिजिटल बैंक का विचार रखा। इस विमर्श पत्र में फुल स्टैक डिजिटल बैंक्स के गठन पर जोर दिया गया है जो पूरी तरह इंटरनेट से काम करेंगे। हालांकि सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दूसरे चैनल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये बैंक अपने ग्राहकों को जमा करने, लोन लेने और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आने वाली दूसरी सेवाएं देंगे। इन सभी बातों के लिए इस डिस्कशन पेपर में नई लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्रावधान है। हालांकि इस तरह के फ्रेमवर्क के लिए नीति आयोग ने एक डिजिटल बैंक रेगुलेटरी इंडेक्स का आइडिया दिया है। इसमें 4 फैक्टर्स होंगे: एंट्री बैरियर, कंपटीशन, बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस और टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी। इन सभी बातों के अलावा नीति आयोग ने डिजिटल बिजनेस बैंक लाइसेंस के मामले में 2 स्टेज अप्रोच पर जोर दिया है। इस अप्रोच का मकसद है कि लाइसेंस इशू करने से पहले रेगुलेटर्स दूसरे देशों से अनुभव जरूर हासिल करें। इसके साथ ही आकार और उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिहाज से रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस देने पर भी उन्हें ज्यादा जोर देना चाहिए। यानी कहीं न कहीं नीति आयोग ने वित्तीय खतरों को देखते हुए लाइसेंस की खुली छूट को रोकने पर ज्यादा फोकस किया है। देश के अंदर इंसॉल्वेंसी के बाद अब क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को सुलझाने के लिए भी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी लिहाज से पिछले दिनों कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क जारी की है। फ्रेमवर्क में कॉरपोरेट कर्जदारों और उनके पर्सनल गारंटर्स के मामले में एप्लीकेशन पर तेजी से कार्रवाई पर जोर दिया गया है। हालांकि MSME के लिए जिस तरह फिलहाल प्री पैक प्रोसेस की व्यवस्था है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के मामले में यह सुविधा नहीं दी जाएगी। इंसॉल्वेंसी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति या कंपनी ऐसी हालत में होती है कि वो अब अपने वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, जब कोई कंपनी अपने लेनदार को रकम देने में सक्षम नहीं रहती तो इसे इंसॉल्वेंसी कहा जाता है। वहीं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात करें तो यह स्थिति तब बनती है जब कर्जदारों की संपत्ति और भुगतान देने वाले विदेश से संबंधित हों। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामलों में इंसॉल्वेंसी एक से अधिक देशों से संबंधित होती है। आपको बता दें कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए जारी हालिया फ्रेमवर्क UN सेट्रल के क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से जुड़े मॉडल लॉ पर आधारित है। इस लॉ को साल 1997 में अपनाया गया था, जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए फ्रेमवर्क देता है। आज के समय में 50 देशों ने इसे अपनाया है और इसी की तर्ज पर अपने घरेलू कानून बनाए हैं। इनमें UK, US और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। UN सेट्रल का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है। इसकी स्थापना UN महासभा ने साल 1966 में की थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में UN सेट्रल संयुक्त राष्ट्र के मुख्य कानूनी निकायों में से एक है। इस आयोग का गठन 60 देशों से मिलकर होता है। इन देशों का चुनाव UN महासभा हर 6 साल के लिए करती है। भारत की सदस्यता अगले साल खत्म हो जाएगी। EPFO के कामकाज की समीक्षा और उसमें सुधार के लिए हाल ही में 4 पैनल गठित किए गए। ये पैनल इस संगठन के IT, कम्युनिकेशन और पेंशन के मामलों को देखेंगे। इनमें एक पैनल सोशल सिक्योरिटी के दायरे को बढ़ाने के लिए पेंशन सुधार से जुड़े मामलों पर सलाह देगा। एक और पैनल सेवाओं की सही डिलीवरी के लिए IT से जुड़े उपायों पर नजर रखेगा। दोनों ही कमेटीज की जिम्मेदारी श्रम सचिव सुनील भरथल को दी गई है। इन सभी पैनल्स के गठन की मंजूरी श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने दी थी, जो खुद
इनमें से 2 समितियों के प्रमुख होंगे। भूपेंद्र सिंह ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष भी हैं। यह बोर्ड 1952 के एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। इस एक्ट में राज्यों के लिए भी ऐसे ही बोर्ड्स के गठन की बात कही गई है, जिनका गठन केंद्र सरकार राज्यों से सलाह करने के बाद करती है। 1952 का यही एक्ट कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना लाने का प्रावधान करता है। इस योजना को लागू करने का काम फिलहाल ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन देखता है। ईपीएफओ एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन 1951 में एक अध्यादेश के जरिए हुआ था। इस अध्यादेश को 1952 में एक्ट के जरिए हटा दिया गया। आजकल इसी कानून को हम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट के तौर पर जानते हैं। ईपीएफओ के दायरे में 3 योजनाएं आती हैं। 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1995 की पेंशन स्कीम और 1976 की बीमा योजना। इन तीनों ही योजनाओं का प्रशासन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज संभालता है, जिसकी मदद करने की प्रमुख जिम्मेदारी ईपीएफओ की है। अफ्रीका की पहल GGW यानी ग्रेट ग्रीन वॉल को लेकर पिछले दिनों यूएन फाओ ने एक रिपोर्ट पेश की है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अध्ययन में जलवायु परिवर्तन से लड़ने की राह में GGW प्रोग्राम को काफी अहम बताया। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में GGW इनिशिएटिव को सही से लागू किया जाए तो यहाँ सतत विकास लक्ष्य के 17 में से 15 टारगेट्स को आसानी से हासिल किया जा सकता है। चूंकि इसको सही से अमल में लाने के लिए फिलहाल धन की कमी है, इसलिए FAO ने अपनी रिपोर्ट में लैंड रिस्टोरेशन से जुड़ी प्रस्तावित योजनाओं के लिए $44 बिलियन की जरूरत बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत एक तरफ जहां 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि के सुधार का लक्ष्य रखा गया है, वह अभी महज 4 मिलियन हेक्टेयर तक ही पहुंचा है। दरअसल अफ्रीका का साहेल का इलाका मरुस्थलीकरण और लैंड डिग्रेडेशन से बड़े पैमाने पर प्रभावित है। इसे कम करने के मकसद से ही साल 2007 में अफ्रीकी संघ ने ग्रेट ग्रीन वॉल पहल की शुरुआत की थी। इसमें बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाने वाले पर्यावरणीय स्ट्रक्चर को ग्रीन वॉल कहा गया है। यह पहल यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के तहत ही शुरू की गई थी। इस प्रोजेक्ट का मकसद अफ्रीका के साहेल देशों में लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है। ग्रेट ग्रीन वॉल के तहत पश्चिम में मौजूद सेनेगल से लेकर पूर्व के जिबूती तक के क्षेत्र को रखा गया है। इस पहल के जरिए 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 250 मिलियन टन कार्बन को सोखने की प्रक्रिया भी चल रही है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के दायरे में 11 देशों को रखा गया था और मौजूदा वक्त में 20 से ज्यादा देशों में से लागू किया जा रहा है। ये 11 देश हैं: बुर्किना फासो, चाड, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, माली, मोरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और सूडान। आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों के सिलसिले को बढ़ाते हुए पिछले दिनों नेचुरल फार्मिंग पर एक राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम का आयोजन नीति आयोग ने किया था, जिसमें देश के अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने नेचुरल फार्मिंग को समर्पित एक वेबसाइट भी लॉन्च की। इस वेबसाइट में प्राकृतिक खेती, उससे जुड़े कंपोनेंट्स और योजनाओं से जुड़ी जानकारियां मौजूद हैं। नेचुरल फार्मिंग को दूसरे शब्दों में केमिकल फ्री फार्मिंग भी कह सकते हैं। खेती का यह तरीका एग्रो इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, जिसमें फसल, वृक्ष और मवेशियों को एक साथ लाया जाता है। नेचुरल फार्मिंग एक समय के बाद पर्यावरण संरक्षण में काफी योगदान देती है, क्योंकि इसमें कार्बन को सोखने जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाता है। भारत में यह कृषि देश के कई इलाकों, खासकर दक्षिण भारत में पहले से प्रचलन में है। केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। नेचुरल फार्मिंग के 5 कंपोनेंट्स हैं: बीजामृत, जीवामृत, भपासा, मल्चिंग और पौध संरक्षण। बीजामृत में गाय के गोबर और मूत्र के मिश्रण के जरिए बीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है। जीवामृत में गाय के गोबर, मूत्र और गुड़ के मिश्रण की मदद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। भपासा की प्रक्रिया में मिट्टी में मौजूद केंचुओं को सक्रिय करने की कोशिश की जाती है ताकि जलवाष्प का संघनन हो सके। मल्चिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधों और बायोमास के सहारे मिट्टी को ढककर नमी को बचाया जाता है। वहीं प्लांट प्रोटेक्शन में फसलों पर कुछ जैविक मिश्रण का छिड़काव किया जाता है, जिससे उन्हें कीटों और बीमारियों से बचाया जा सके। नैतिक मुद्दों को लेकर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमेशा चिंता जाहिर की जाती है। दुनिया भर में अभी तक किसी संस्था ने AI से जुड़ी एथिकल वैल्यूज पर बात नहीं की है। हालांकि यूनेस्को ने अब इस मुद्दे पर एक बड़ी पहल की है।
पिछले दिनों यूनेस्को के महानिदेशक ऑन्द्रे अजौले ने एआई के नैतिक मूल्यों को लेकर वैश्विक मानक सामने रखे। बड़ी बात यह रही कि यूनेस्को के महासम्मेलन में सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया है। इन स्टैंडर्ड्स में डेटा प्रोटेक्शन, सोशल स्कोरिंग और बड़े पैमाने पर होने वाली निगरानी यानी मास सर्विलांस पर बैन लगाने की बात शामिल है। इसके साथ ही मॉनिटर और मूल्यांकन करने में मदद और वातावरण की सुरक्षा आदि मूल्यों पर भी ध्यान दिया गया है। एआई को सरल शब्दों में कहें तो इसमें मशीनों को कुछ इस तरह विकसित किया जाता है कि वे लगभग इंसानों की तरह सोच समझ सकती हैं। रोबोटिक्स को इसका एक बड़ा पहलू माना जा सकता है, जिसका इस्तेमाल आज के समय में स्वास्थ्य, मशीनरी जैसे क्षेत्रों में हो रहा है। हालिया प्रस्ताव के बाद आगामी 7 से 8 दिसंबर के बीच यूनेस्को की ही निगरानी में एआई और शिक्षा पर एक इंटरनेशनल फोरम होने जा रहा है। चीन के किंगदाओ में इस फोरम का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में सदस्य देश एआई गवर्नेंस और इनोवेशन नेटवर्क पर बात करेंगे ताकि एआई का इस्तेमाल शिक्षा जैसे क्षेत्रों में मजबूत हो। बता दें कि 2019 में एआई और शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में बीजिंग कंसेंसस ऑन एआई एंड एजुकेशन को अडॉप्ट किया गया था। यूनेस्को का आगामी फोरम इसी दिशा में एक कदम है। यूनेस्को इससे पहले 2020 में भी इसी फोरम का आयोजन कर चुका है। मस्तिष्क विज्ञान के क्षेत्र में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ने नया प्रोजेक्ट विकसित किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्वदेश। स्वदेश एक खास पहल है जिसमें सर्टिफाइड न्यूरो इमेजिंग, न्यूरोकेमिकल और न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेटा व एनालिटिक्स पर फोकस किया गया है। इन सभी डेटा की पहुंच उन शोधकर्ताओं तक होगी जो ब्रेन डिसऑर्डर से जुड़े मामलों के मैनेजमेंट में लगे हैं। स्वदेश बड़े पैमाने पर विकसित एक मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है, जिसके तहत अलग अलग तरह की बीमारियों को एक प्लेटफॉर्म के भीतर लाने की कोशिश की गई है। न्यूरो इमेजिंग में इमेजिंग टेक्नोलॉजी यानी तस्वीरों के जरिए नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन का पता लगाया जाता है। स्वदेश के तहत नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ने बिग डेटा आर्किटेक्चर सामने रखा है जो 6 मॉड्यूल्स का विश्लेषण करता है। इनमें शामिल हैं न्यूरो डिजेनरेटिव, न्यूरो साइकियाट्रिक, न्यूरो डेवलपमेंटल, कोविड से जुड़े डिसऑर्डर, दूसरे डिसऑर्डर और स्वास्थ्य से जुड़े विषय। न्यूरो डिजेनरेटिव में अल्जाइमर डिजीज, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, पार्किंसन डिजीज, अटैक्सिया आदि शामिल हैं। जब इंसान के दिमाग में मौजूद नर्व सेल्स काम करना बंद कर देती हैं तो इससे न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां होती हैं। इनमें ज्यादातर बीमारियां जेनेटिक हैं। हालांकि इन्फेक्शन, ढलती उम्र, खराब वातावरण, अल्प पोषण, ब्रेन इंजरी भी इसकी वजह बन सकती है। न्यूरोसाइकियाट्रिक में सीजर्स, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, कॉग्निटिव डेफिसिट डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, अनियंत्रित गुस्सा, नशा, ईटिंग डिसऑर्डर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन आदि शामिल हैं। इनके लिए भी लगभग न्यूरो डिजेनरेटिव से जुड़े कारण जिम्मेदार हैं। बात करें न्यूरो डेवलपमेंटल की तो ऑटिज्म और एपिलेप्सी जैसे डिसऑर्डर इसके दायरे में हैं। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ने स्वदेश प्रोजेक्ट के तहत गौरी, कल्पना, प्रतीक और भारत जैसे कुछ टूल्स भी विकसित किए हैं। आपको बता दें कि NBRC जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक शोध संस्थान है। यहाँ न्यूरो साइंस से जुड़े विषयों पर अधिक शोध किया जाता है। कश्मीर के कारीगरों और बुनकरों को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 2 पहलें शुरू की हैं। एक है PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के तहत नामदा क्राफ्ट को फिर से विकसित करने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट, और दूसरी है PMKVY के RPL यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के तहत कश्मीर के कारीगरों और बुनकरों को कुशल बनाना। नामदा प्रोजेक्ट से इस क्राफ्ट से जुड़े कश्मीर के 6 जिलों के लगभग 2500 लोगों को फायदा मिलेगा। कश्मीर की नामदा क्राफ्ट खास तौर पर कंबल बनाने की कारीगरी से जुड़ी है। इस क्राफ्ट में कंबल भेड़ के ऊन से बनते हैं, लेकिन इसमें बुनाई यानी वीविंग प्रोसेस की बजाय फेल्टिंग प्रोसेस का सहारा लिया जाता है। इसके साथ ही इन्हें तैयार करने के लिए कम गुणवत्ता के ऊन को कम मात्रा में कपास के साथ मिलाया जाता है। यहाँ हमने फेल्टिंग प्रोसेस का जिक्र किया है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में प्रोटीन फाइबर यानी एनिमल फाइबर को फैब्रिक के टुकड़ों में बदला जाता है। इसमें फाइबर के टुकड़ों को आपस में गूंथ दिया जाता है और इसके लिए वेट फेल्टिंग यानी पानी और साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इसे पूरा करने के लिए सुई की मदद भी ली जा सकती है। आंकड़ों के मुताबिक कच्चे माल और कुशल कारीगरों की कमी के चलते 1998 से 2008 के बीच इस क्राफ्ट के निर्यात में लगभग 100% की कमी आई। बता दें कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के तहत भारतीय युवाओं को इंडस्ट्री के हिसाब से स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि रोजगार हासिल करने में उन्हें आसानी हो। इस व्यवस्था के तहत अनरेगुलेटेड सेक्टर से जुड़े युवाओं को पहले से हासिल अनुभव का आकलन कर सर्टिफिकेशन किया जाता है।
आइए अब नजर डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की बैठक के लिए दिल्ली के अलावा भी दूसरे किसी स्थान का निर्धारण कर सकता है। कथन 2, प्रारंभ में भारत के संविधान में नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील का उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में यह प्रावधान हटा दिया गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस पहल की शुरुआत अफ्रीकी संघ ने की थी। कथन 2, यह पहल यूनाइटेड स्टेट कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का हिस्सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, साहेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह क्षेत्र दुनिया के सबसे घने और आर्द्र वनों में शामिल है। कथन 2, यह मध्य अमेरिका का भाग है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। चौथा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल गेटवे प्लान है। ए, कोविड महामारी के समय में हवाई उड़ानों के संबंध में एकीकृत बायो बबल संरचना। बी, वैश्विक स्तर पर अवसंरचना विकास से संबंधित यूरोपीय संघ की पहल। सी, चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जवाब में भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी पहल, या फिर डी, हिंद और प्रशांत क्षेत्र के एकीकरण के लिए प्रस्तुत सामुद्रिक कनेक्टिविटी पहल। अब पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्राय खबरों में रहने वाली नामदा क्राफ्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। ए, पूर्वोत्तर भारत, बी, मध्य भारत, सी, उत्तरी भारत, या फिर डी, पश्चिमी भारत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों ब्रिक्स देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की 9वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। भारत से इस बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की 41% आबादी का घर है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। इस बैठक में भारत ने ब्रिक्स के अन्य देशों से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में उच्च स्थान पाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। ब्रिटेन में चल रही गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का समापन लंदन में किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन 8 से 25 नवंबर 2021 तक किया गया। समापन समारोह में 10 प्रमुख रणनीतिक घोषणाएं की गई हैं। इसके तहत लंदन, स्कॉटलैंड, वेल्स, मिडलैंड्स और यूके में गंगा कनेक्ट चैप्टर शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा स्कॉटलैंड भारत जल भागीदारी अर्थ गंगा फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर प्रभावी परियोजनाओं का संचालन, गंगा वित्त और निवेश मंच की स्थापना जैसी पहलें की जाएंगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA द्वारा किया गया। फोरम का एजेंडा बियॉन्ड थीम पर फोकस्ड रहा। इसमें फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज, फिनटेक बियॉन्ड फाइनेंस और फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट आदि जैसी सब थीम भी शामिल रही। आपको बता दें कि IFSCA का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। यह संस्था भारत में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के नियमन और विकास के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में काम करती है। रूस ने हाल ही में क्लासिफाइड सैन्य सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया है। यह सैटेलाइट क्रेमलिन की अर्ली वार्निंग एंटी मिसाइल सिस्टम का हिस्सा है। इस सैटेलाइट को उत्तरी रूस के सैटेलाइट लॉन्चिंग पोर्ट प्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम से सोयूज नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट को टुंड्रा उपग्रह माना जा रहा है। इससे पहले रूस ने 2015, 2017 और 2019 में टुंड्रा उपग्रहों को लॉन्च किया था।
त्रिशूर स्थित केरल कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर और नीलगिरी फ्लाई कैचर को लेकर एक अध्ययन जारी किया है। ये दोनों पश्चिमी घाट में पक्षियों की 2 स्थानिक प्रजातियां हैं। अध्ययन बताता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दोनों प्रजातियां पश्चिमी घाट में अपने क्षेत्रों का 2050 तक क्रमशः 21% और 46% हिस्सा खो सकती हैं। बता दें कि मौजूदा समय में पश्चिमी घाट के संरक्षित क्षेत्र का 75% हिस्सा इन पक्षियों के लिए सुलभ है। इनमें से अनामलाई और नीलगिरी हिल्स इन दोनों पक्षियों के लिए सबसे सुलभ जगह हैं। हाल ही में वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह रिपोर्ट हर दूसरे साल पर संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक किसी जंग अथवा विवाद की तुलना में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं की वजह से लोगों का ज्यादा विस्थापन देखा गया है। 2020 में 145 देशों और क्षेत्रों से आपदाओं की वजह से लगभग 30.7 मिलियन नए लोगों का विस्थापन हुआ। 2019 की तुलना में आपदा, संघर्ष और हिंसा के कारण कुल आंतरिक विस्थापन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में 40.5 मिलियन लोगों ने विस्थापन किया। 2019 में यह आंकड़ा लगभग 31.5 मिलियन था। हाल ही में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 2017-18 के लिए भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान जारी किया है। इस अनुमान के मुताबिक भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल स्वास्थ्य व्यय और विदेशी सहायता दोनों के आउट ऑफ पॉकेट व्यय यानी OOPE में कमी आई है। 2013-14 के 64.2% से घटकर 2017-18 में OOPE 48.8% हो गया था। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय में भी गिरावट देखने को मिली है। 2013-14 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय 2,336 रुपए था, जो 2017-18 के दौरान घटकर 2,097 रुपए हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि कानून निरसन अधिनियम 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे पहले सदन के दोनों सदनों से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था। गौरतलब है कि बीते 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 3 विधेयकों को निरस्त करने की घोषणा की थी, वे हैं कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया है कि अप्रैल-सितंबर के दौरान भारत और चीन का व्यापार घाटा लगभग $30.7 बिलियन रहा। इस दौरान भारत से चीन को होने वाला निर्यात $12.26 बिलियन था, जबकि चीन से भारत को होने वाला आयात $42.33 बिलियन रहा। बीते 6 सालों में चीन से भारत को होने वाले आयात में 7.94% की बढ़ोतरी देखी गई। गौरतलब है कि 2014-15 में चीन से $60.41 बिलियन का आयात किया गया था, जो 2020-21 में बढ़कर $65.21 बिलियन हो गया। हालांकि 2019-20 और 2020-21 के बीच चीन से भारत को होने वाले आयात में स्थिरता देखी गई थी। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। साथ ही अपतटीय पवन यानी ऑफशोर विंड, ग्रीन हाउस हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ साथ क्लीन एनर्जी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प भी लिया है। बैठक में इस पैनल ने 2023 तक स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को लागू करने की दिशा में विस्तृत प्रोग्राम करने पर सहमति जताई है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।